जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और सभी लोग कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों, वे सभी भाई जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सीटेट पेपर सेकंड का है, सामाजिक अध्ययन का सुदूर देशों से संपर्क, आज हम इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, यह वीडियो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियो बना रखी है। हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सब टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं। आपके सीटेट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का, उसका जो टॉपिक सब्जेक्ट जो है ये इतिहास, उसके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हमने क्रम से करा रखे हैं और इन सभी टॉपिकों की हमने थ्योरी करवा दी है। ठीक है, और अगर आप थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, थ्योरी आपको अगर समझ में आएगी तो आप कोई भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है तो इतिहास का सिलेबस है। ठीक है, कब कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, शुरुआती किसान और चरवाहे, पहले शहर, शुरुआती राज्य, नए विचार और पहला साम्राज्य, और भी ऐसे कई सारे जो है तो यहाँ पे ये सिलेबस में आपको ये सारा चीज़, सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो 7 टॉपिक हमने जो है तो करवा दिया हूँ। आज ये जो है तो हमारा 8वां टॉपिक है। ठीक है, सुदूर देशों के साथ संपर्क। आज की वीडियो में हम सुदूर देशों के साथ संपर्क इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप जो ये ऊपर के टॉपिक हैं, ठीक है, ये जो ऊपर के टॉपिक हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने इन टॉपिकों को नहीं देखा है, इन टॉपिकों की भी मैंने वीडियो बना दी है। ठीक है, एक वीडियो एक टॉपिक का हमने बनाया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने इन टॉपिकों को नहीं देखा है तो इन टॉपिकों की जो लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर देंगे, जहां से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहीं और जाने की, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके से इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी डाउट क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं उसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सुदूर देशों के साथ संपर्क। ठीक है, इसको देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में बहुत सारे नए साम्राज्य का उदय हुआ। जब तक मौर्य साम्राज्य था तो नए साम्राज्य नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ तो बहुत सारे जो है तो साम्राज्य उभर कर सामने आए। ठीक है, बहुत सारे साम्राज्यों का जन्म हुआ, उदय हुआ, जो मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण भारत में स्थित थे। ठीक है, इस काल में जो है तो जब नए साम्राज्य बने तो कृषि का भी विकास हुआ। व्यापारियों ने जो है तो अपने व्यापार की उन्नति की और इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर और भीतर नए स्थलों एवं समुद्री मार्ग की खोज भी की गई। ठीक है, उसके अलावा जो है तो यहाँ पे हम इसका जो पहला टॉपिक है इसको देख लेते हैं, दूरस्थ भूमि से संपर्क में व्यापारियों की भूमिका। ठीक है, तो दूरस्थ भूमि के संपर्क में व्यापारियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि व्यापारी कई प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर के जो है तो बेचते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए व्यापारी सोना, ठीक है, मसाले, सोना हो गया, मसाले, काली मिर्च, ठीक है, और कीमती पत्थर को ले जाकर के दक्षिण भारत में बेचा करते थे। ठीक है, काली मिर्च की तो रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग बढ़ गई थी कि इसे काला सोना नाम दिया गया था, काली मिर्च को। व्यापारी सामानों को उत्तरी जहाज और सड़कों के रास्ते रोम में ले जाकर बेचा करते थे। इसीलिए दक्षिण भारत में अनेक रोमन सिक्के जो है तो सिक्के मिले हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में अनेक रोम
सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समुद्री तटों से लगे राज्यों का दूरस्थ भूमि से संपर्क। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग के तटीय क्षेत्र में बहुत से पहाड़, पठार, नदी, मैदान, क्योंकि मैदानों का जो निर्माण है ना वो नदी ही की है। नदियों के उपजाऊ मैदान में जो कावेरी का मैदान है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र से अगर देखें तो जो कावेरी का मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ है। इसके अलावा दक्षिणी भारत की जो संगम कविताओं में, दक्षिणी भारत की संगम कविताओं में, ठीक है, मूवेंदर की जानकारी मिलती है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ की संगम कविताओं में मूवेंदर, ठीक है, मूवेंदर की जानकारी मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ठीक है, मूवेंदर का अर्थ क्या होता है? तीन मुखिया। इसका प्रयोग एक ही परिवार के तीन शासकों के मुखियाओं के लिए किया जाता था, क्योंकि उस समय जब राजा बनते थे वो एक ही परिवार के लोग राजा बना करते थे बारी बारी से। ठीक है, कोई और अन्य परिवार का व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। ठीक है, तो इसका प्रयोग एक ही परिवार के तीन शासकों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। चोल, चेर और पांड्या, ये हैं तीन राजा। ठीक है, तीन मुखिया, तीन शासक ये हैं, चोल, चेर और पांड्या। यह शासक दक्षिण भारत में आज लगभग 2300 वर्ष पहले बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर और पांड्या ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे 2300 साल पहले। ठीक है, इन तीनों ही मुखियाओं को दो दो सत्ता केंद्र थे। जो ये दोनों तीनों ही मुखिया थे, तीनों ही मुखियाओं के सत्ता केंद्र थे दो दो। इनमें से एक तटीय हिस्से में था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। सबका मतलब जो है तो चोल का भी जो है तो तटीय हिस्से में एक और एक अंदरूनी हिस्से में, चेर का भी एक तटीय हिस्से में एक अंदरूनी में, और पांड्या का भी एक तटीय और एक अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्र तो थे लेकिन 2 महत्वपूर्ण थे। एक चोल का पतनपुआर और दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै। ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे। उसके बाद संगम काल में दक्षिण भारत और रोम के मध्य व्यापारियों का व्यापार विकसित अवस्था में था। ठीक है, जो व्यापार था वो विकसित हो रहा था, बढ़ रहा था। मूवेंदर की लगभग 200 वर्षों के बाद भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सातवाहन वंश का प्रभाव जो था वो बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख प्रतापी राजा कौन था? श्री सतकर्णी था, जो कि गौतमी पुत्र था। इनकी माता का नाम गौतमी था। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, लेकिन चीन ने इस तकनीक को हजारों साल तक छुपाए रखा, किसी को बताया नहीं। ठीक है, पर चीन से कुछ लोग पैदल, घोड़ा या ऊंट के माध्यम से दूर दूर जगह पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेके जाया करते थे बेचने के लिए। ठीक है, जिस रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता था। यह प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में रेशमी कपड़े भेजा करते थे। किसको किसको रेशमी कपड़े भेजते थे चीन के शासक? तो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को। ठीक है, तो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार में जो रेशमी कपड़े भेजे जाते थे उसी के कारण पश्चिम की ओर रेशम के बारे में जानकारी फैल गई। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़ा पहनना फैशन हो गया था। इस प्रकार पहले रेशम व्यापार मार्ग पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ठीक है,
रेशम की कीमत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों और रेगिस्तानी क्षेत्रों से होकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से धन की बहुत ज़्यादा खपत होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा खर्च आता था उसको ले आने में, जिसके वजह से खर्च बढ़ जाता था और कीमत इसीलिए उस वस्तु की बढ़ा दी जाती थी। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे। ठीक है, जो आसपास रह रहे हैं वे लोग रास्तों पर चलने वाले लोगों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे। ठीक है, उसके बाद कुषाण व कनिष्क के बारे में देख लेते हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण थे, क्योंकि 2000 वर्ष पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इन्हीं का शासन था, कुषाणों का। ठीक है, पेशावर तथा मथुरा कुषाण के दो प्रमुख शक्ति केंद्र थे और तक्षशिला भी इन्हीं के राज्य का एक हिस्सा था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक ही चलाए थे। इन्हीं सोने के सिक्के का रेशम मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारियों द्वारा कुछ उपयोग किया जाता था। किसान का सबसे प्रसिद्ध राजा कुषाण था, जो 78 ईस्वी पूर्व में कुषाण का शासक बना था। ठीक है, कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का भी गठन किया था, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया करते थे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, और इसकी मुख्य विशेषताएं थी कि जिसमें पहले मूर्तियां बुद्ध की उपस्थित सिर्फ कुछ संकेत के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जैसे बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बौद्ध धर्म में दूसरे परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान पर एकांतवास करते हुए ध्यान कर साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने की वजह से वे लोगों को शिक्षा देने और सहायता करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कपड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। यात्रा करने वाली व्यापारियों इन गुफाओं वाले मातों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म का विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य राज्यों में भी फैला है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं विदेशी या तीर्थयात्री। व्यापारी काफिले में जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री उसके सभी यात्रा पर निकल पड़ते थे। उसके साथ तीर्थयात्री वे पुरुषार्थ होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। भारत की यात्रा करने आए चीन के बौद्ध यात्री सियान प्रसिद्ध, जो लगभग 1600 वर्ष पहले भारत आए थे। वेनसांग भी 1400 वर्ष पहले भारत आया। उसके बाद 50 वर्ष बाद जो है तो इत्सिंग भारत आया। ठीक है, कौन आया था? इत्सिंग आया था। इत्सिंग आया था भारत। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, यह सारे यात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने नालंदा में बहुत समय तक अध्ययन किया। यह बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, इसमें विद्वान एकजुट होकर वाद विवाद किया करते थे। इन केंद्रों पर उच्च क्वालिटी के विद्वान हिस्सा लेते थे।
जो समस्याओं का समाधान किया करते थे। ठीक है। अगला, भारत में भक्ति पंथ की शुरुआत। यमोत्तर काल के बाद कुछ देवताओं का महत्व बढ़ गया और यह हिंदू धर्म के कारण बढ़ा। हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में शिव, विष्णु, देवियों, ठीक है, यानी दुर्गा जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भक्ति का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष देवता के प्रति समर्पण है। कोई भी व्यक्ति भक्ति पथ का संस्करण कर सकता है। भक्ति भगवत गीता से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण भाव। धीरे धीरे भक्ति का विस्तार भारत के दूसरे भाग में हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।